Hello everyone. So welcome to another video. So in this video we'll see what is a moving coil galvanometer and how it works. So let's see. Moving coil galvanometer, it works on the same principle that we have studied in the last video. There is a current carrying coil which is placed in external magnetic field. It will experience a torque. तो यहाँ पे होता क्या है? Let us see the different parts. So here we have an iron core. और ये जो आयरन कोर है, इस आयरन कोर के ऊपर हमने मैग्नेट ये जो हमारी करंट कैरिंग कॉइल है उसको रैप अप कर दिया, राइट। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये जो वाइंडिंग्स है हमारी इस तरह से ओरिएंटेड है। एंड अब हमें जो करंट मेजर करना है विद दिस गैल्वेनोमीटर उसको हम इस वाइंडिंग के थ्रू पास करेंगे, राइट। एंड नाउ सिंस दिस वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कैन यू सी, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है मैग्नेट का, so it will create a magnetic field. Now this loop, current carrying loop, is placed in magnetic field, so it will experience a torque. Now let us see. Apart from this there is a pointer. एक यहाँ पे एक पॉइंटर लगाया हुआ है। जैसे ही ये हमारा जो आयरन को रोटेट करेगा उसके साथ साथ जो करंट कैरिंग कॉयल है वो भी रोटेट करेगी, साथ के साथ ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा, राइट। सो व्हाई डू वी हैव आयरन कोर? तो हम यहाँ पे आयरन कोर यूज क्यों करते हैं उसको एक बार देखते हैं। दिस इज आयरन कोर, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देख रहे हैं। और यहाँ पर एक दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, और ये साउथ पोल है ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। अब अगर मैं एक आयरन को प्लेस करता हूँ इन मैग्नेटिक फील्ड तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आयरन कोर विल इंक्रीज। तो यहाँ पर आपको रेडियल फील्ड लाइंस मिलती हैं, समथिंग लाइक दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम सरफेस पर देखें आयरन कोर की, सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। और अगर यहाँ पर हमारे पास वाइंडिंग है, इफ वी हैव वाइंडिंग्स इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वाइंडिंग का जो प्लेन होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा पैरेलल होंगे, राइट। इट विल बी पैरेलल। सो वी कैन से, चाहे आपकी ओरिएंटेशन चेंज भी हो जाए, मान लो कि ये जो लूप है अगर ये रोटेट भी हो जाता है, again you can see the magnetic field lines are parallel to the plane of the coil, right? Okay, so ये तो ये पर्पस हो गया सॉफ्ट आयरन का यूज करने का, when we are getting radial field lines. Next there is a torsional spring, right? तो this is a torsional spring. अब जो torsional spring है it exert, so torsional spring exert torque in the opposite direction. Suppose अगर ये जो current carrying coil है, if it is rotating in a clockwise direction, तो जो torsional spring है it will exert a torque in the counter clockwise direction. और जहाँ पर ये जो दो टॉर्क्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, then the pointer will stabilize, वहाँ पर रुक जाएगा, and we can note down some reading, right? We can note down this deflection. और यहाँ पर एक scale है and we can measure the value of the current. Now let us see the torque by the magnetic field. तो this is the coil, ये current carrying coil है इस तरह से, and let us say इसमें जो current है it is in this direction. तो जो magnetic dipole moment होगा for this coil it will be in the upward direction, this is M. और जो magnetic field है it is parallel to the plane of this coil, तो magnetic field इस direction में है. So the angle between the magnetic dipole moment and magnetic field is 90 degree. तो यहाँ पर जो torque होगा by the magnetic field, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी एम बी साइन 90 डिग्री। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल, तो वही सेम फॉर्मूला हमने यूज किया है एम क्रॉस बी। और एम क्या होगा, यहाँ पर एम को आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स द करंट टाइम्स द एरिया ऑफ वन ऑफ द कॉइल। तो ये हमारे पास टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। नाउ अगर हम बात करें स्प्रिंग की, राइट, सो टॉर्शनल स्प्रिंग के जो टॉर्क होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, राइट। सो टॉर्क बाय द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। और ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है उसको बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। सो टाउ एस विल बी के टाइम्स थीटा।
व्हेन दीज टू टॉर्क, व्हेन टाउ एस और टाउ बी जब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, देन द पॉइंटर विल गेट स्टेबलाइज्ड। तो अगर पॉइंटर स्टेबलाइज हो गया है तो ये दोनों बराबर कर देते हैं, टाउ एस विल बी इक्वल्स टू टाउ बी। सो वी कैन से k times theta is equals to NIAB. So from here we can calculate deflection per unit current which will be NAB by K. तो ये जो टर्म हमारे पास आई है इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, राइट, करंट सेंसिटिविटी। तो अगर आप से जितना फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी सेंसिटिव हमारा इंस्ट्रूमेंट है। अगर मुझे निकालना है वोल्टेज सेंसिटिविटी, सो वी कैन से वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास थीटा अपॉन आई है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को अगर हम बोथ साइड अगर हम 1/r से मल्टीप्लाई कर दें, सो थीटा अपॉन आई आर इक्वल्स टू NAB अपॉन KR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। तो ये बन गया हमारा डिनोमिनेटर में आई आर इज नथिंग बट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कॉइल। तो थीटा अपॉन वी बन गया ये, थीटा अपॉन वी। सो दिस इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर देखो अगर आपको करंट अगर आपको थीटा बाय आई की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इधर वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, वी कैन इंक्रीज द एरिया, वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वी कैन रिड्यूस द टॉर्शनल कांस्टेंट। बट अगर हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी को अगर हमें इंक्रीज करना है तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिकली जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज लेंथ इंक्रीज हो गई है और डिनोमिनेटर में भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो वी कैनॉट से श्योरली कि आपका ये इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। बट वन थिंग यू कैन डू, इफ़ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बी तो इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, एंड इफ़ यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ के तब भी आप थीटा बाई वी को इंक्रीज कर सकते हो, right? So I hope the concept about moving coil galvanometer is clear. See you in the next video. Thank you.